नमस्कार सभी साथियों को। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। मुझे कैमरे का कुछ इशू हो गया था अभी, है ना, तो क्लास दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, मतलब मैंने जो रिव्यू देखा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से सब चीज़ें क्लियर होंगी। पीयूष मिश्रा जी, टेलीग्राम पर जो मैसेज होते हैं रात को 8 से 10 ही आपके सेंड हो पाएंगे, उसके अलावा नहीं सेंड हो पाते हैं। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम बाजार के प्रकार कर रहे हैं। बाजार क्या होता है? मार्केट। मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पर बायर हो, सेलर हो, और कुछ यहाँ पर जो है कुछ सामान हो या कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो। ठीक है, तो जहां पर भी ये चीजें होंगी उसको हम बाजार कहते हैं। जहां पर भी ये सारी चीजें होंगी, एक क्रेता हो एक विक्रेता हो, यानी एक बायर हो एक सेलर हो, और कोई वस्तु हो सामान हो, है ना, जिसको बेचा खरीदा जा सके। ठीक है, तो जहां पर भी ये संकल्पना डेवलप हो जाएगी उसको कहा जाएगा यहाँ पर कि भाई बाजार है। वो क्या है? बाजार है। यानी कि यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि बाजार का क्या मतलब होगा। बाजार का मतलब होगा कि भैया किसी वस्तु अथवा सेवा के क्रेताओं और विक्रेताओं जो उसकी कीमत को प्रभावित करते हैं। अच्छा, एक दो कंप्लेन बच्चे आ रही हैं जैसे स्टूडेंट्स की, मैं एड्रेस करना चाहती हूँ उनको। यदि वो छात्र छात्राएं अभी क्लास के अंदर हों तो मुझे जरूर बताएंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बोलते हैं कि जी, अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी एक है हमारे स्टूडेंट अरुण, मुझे लगता है ही इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, राइट। आपकी कोई गलती नहीं है, बट आई थिंक सो कि देयर वर नो अनाउंसमेंट कि देयर विल बी बैच ऑफ बाइलिंगुअल और इन इंग्लिश मीडियम ओनली। किसी ने ऐसी घोषणा करी बच्चे? कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा बताए मुझे। देखिए, दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक ही क्लास के अंदर हिंदी प्लस वही चीज इंग्लिश में हो सके। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी हर क्लास के अंदर कि I will translate my PPT into both language. I really don't have any issue in English language. But the thing is that कि there are most of the students are from Hindi medium, right अरुण? मेरे हिसाब से आप समझेंगे, आप कह रहे हैं कि इतने लेक्चर के लिए एक बार भी इंग्लिश में नहीं पढ़ाया मैंने, हमारी क्या गलती मैम? आपकी कोई गलती नहीं है बच्चे, मैंने कब कहा आपकी कोई गलती है? बट आप मुझे प्लीज सुझाएं, या हिंदी माध्यम वाले बच्चे मुझे सुझाएं कि क्या वो इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे। और मेरे हिसाब से 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है इंग्लिश की। आकांक्षा है, आप हैं, और एक आध स्टूडेंट और होंगे। जी आकांक्षा जी, आप मुझे प्लीज बताएंगे एक बार कि क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो, और इफ नो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। बट मेरी भी अपनी एक बाउंडेशन है, मेरी भी अपनी एक लिमिटेशन है। मेरे हिसाब से यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। और अगर बच्चे ऐसा ही था तो मेरे हिसाब से आपको मतलब अभी भी बता दीजिए, देर आर लाइक बहुत देर नहीं हुई है। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप चाहें वो मुझे ईमेल पे मेरे उस पे दे सकते हैं। और आपका जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती हैं आपका मैं रिफंड करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी स्टूडेंट की जो परेशानी वो इतनी बढ़ जाएगी भाई, क्लास लेने की बजाय उसको और स्ट्रेस साइड स्ट्रेस में चला जाए वो। ठीक है, आई सीरियसली डोंट वांट एनीथिंग। ठीक है अरुण, तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर फ़ोन नंबर। आई विल डेफिनेटली, अगर यहाँ से रिफंड की कोई वो नहीं होगी तो मैं डेफिनेटली मैं करूँगी आपको पर्सनल तौर पर, और मैं नहीं चाहती कि आपका समय आप खराब करें। ठीक है, ओके। चलिए, और ये समस्या आज आपने पहले बताई है तो इसलिए मैं आज पहली बार इसको जो है एड्रेस कर रही हूँ, राइट जी। ठीक है, अमित आप भी बता दो अपनी क्या परेशानी है। बच्चे आज आपकी परेशानियां ही ले लेते हैं। जी, ठीक है अरुण, डेफिनेटली ओके। आप मुझे भेज दीजिएगा अपना जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है, आप एक बार मुझे भेज दीजिएगा। आई टॉक टू द टीम एंड डेफिनेटली मैं उसको दूर करूंगी, राइट जी। बताएं। और एक समस्या थी इसकी ईमेल आईडी की, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ भेज देना है अपना सवाल, pcs@, रोजगार, रोजगार ROJGAR, रोजगार विद अंकित .com। ठीक है, pcs@, ये हमारी pcs वाली आईडी है बच्चे,
तो मैं इस पे देख लूंगी। अमित जी 4 बजे बच्चे मेरी दूसरी क्लास होती है, दैट्स वाई। हाँ अरुण जी ठीक है मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी बच्चे, क्योंकि रिटन पार्ट है बहुत सारा, तो आपको राइटिंग भी करनी है इन द मीन्स एग्जाम, है ना, तो वो आपके लिए एक लिमिटेशन हो सकती है। बट यू कैन सेंड मी आंसर इन इंग्लिश मीडियम इफ यू वांट, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन पीसीएस क्लास आल्सो हु आर सेंडिंग मी आंसर इन इंग्लिश, एंड डेफिनेटली उनको रिव्यू मिलता है इंग्लिश में, राइट। इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज यू कैन क्विट। ओके ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि आप अपना टाइम खराब मत करिए, राइट, इतना सा कंसर्न है बस मेरा। ये ईमेल आईडी है pcs@roजगारविदंकित.com, राइट। इस ईमेल आईडी पे आप जो है अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं। बाजार से क्या मतलब है? बाजार से मतलब यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, बाजार से क्या मतलब हो जाएगा? बाजार से मतलब हो जाएगा कि भाई जहां पर बेचने वाला हो, कुछ कोई बेचने वाला हो और कोई जो है खरीदने वाला हो, और इन बेचने और खरीदने वालों के अलावा कोई वस्तु हो जिसको ये बेच और खरीद रहे हो, ठीक है, ओके, जिसको ये बेच और खरीद रहे हो। तो जहां पर भी ये होगा, वो चाहे किसी सड़क पे बैठ जाए, बस में बैठ जाए, किसी दुकान पे बैठ जाए, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? वो चीज आपकी बाजार कहलाती है। उसकी कीमत को प्रभावित करते हैं विभिन्न वस्तुओं की कीमत, यानी कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। हाँ, और कुछ समस्याएं थी बच्चों की कि ये तो हम किताब से पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन रीड बाय बुक, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हर एक शब्द का मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ तो डिफरेंट होगा, है ना। विभिन्न वस्तुओं यानी जो भी डिफरेंट डिफरेंट वस्तु हैं, चीनी है, आलू है, जो भी है, अगरबत्ती है, उनकी कीमत और उनके उत्पादन का आकार ढांचे के उस रूप पर निर्भर करता है जिसमें उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो बेचा जा रहा है, वो खरीदा जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यदि आप मॉल में चले जाएंगे तो वहां पर रेट्स आपके बहुत अलग होंगे। अगर आप किसी जो साप्ताहिक बाजार है वहां पे चले जाएंगे तो वहां पर रेट बहुत ज्यादा चीप होंगे, लो होंगे, ठीक है, वहां पर रेट जो है बहुत ज्यादा चीप होंगे, लो होंगे। आप मॉल में जाएंगे बहुत हाई होंगे, आप मुंबई में जाएंगे वहां बहुत हाई होंगे, आप जो है किसी रोड साइड मार्केट में चले जाएंगे वहां थोड़े से लो होंगे, आप दिल्ली की रोड साइड मार्केट में चले जाएंगे वहां पर कुछ अलग होंगे, गांव में चले जाएंगे अलग होंगे। तो यहाँ पर जो उनकी कीमत है वो उनके उत्पादन के आकार ढांचे के उस रूप पर निर्भर करता है जहां पर उसका उत्पादन हो रहा है। गाँव में आलू खुद रहे हैं तो वहाँ अलग है, जहाँ पे बेचे और खरीदे जा रहे हैं। आप देखेंगे मॉल से एक राखी का धागा आप 500 रुपए में ले सकते हैं, वही चीज आप जो है 10 रुपए में, ठीक है, वही चीज जो है आप 10 रुपए की 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, हो सकता है कहीं पे राखी जो है 3-4 पे मिल जाती हो 10 रुपए में, ठीक है। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं किस चीज पे, कि भाई कहाँ तो वो प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ वो बेची जा रही है, कहाँ वो खरीदी जा रही है, और सबसे बड़ी बात की हु कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, यानी कि आपका जो क्राउड है, आपका जो कह सकते हैं आप कि आपका जो उसको लेने वाला है उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कैसी है, राइट। ठीक है, बेहमम कहते हैं बाजार कोई भी वो क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता विक्रेता डायरेक्टली अथवा ट्रेडर्स के द्वारा एक दूसरे के इतना निकट कांटेक्ट में आ जाते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भागों में प्रचलित मूल्यों को प्रभावित करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये एक जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार है कि भाई बाजार क्या है, इनका ये कहना है कि भाई जहाँ पर खरीदने वाला और बेचने वाला या तो डायरेक्टली हो, यानी कि कोई नींबू मिर्ची लेके बैठा हो, उसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे जो खरीदने वाला है, जैसे मैं गई तो मैंने उस डायरेक्ट, देयर आर नो मिडल मैन, किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी मुझे, तो मैं गई, मैंने उस नींबू मिर्ची वाले से पूछा भैया क्या भाव दिए हैं, उसने मुझे दे दिए, तो मैं डायरेक्टली जुड़ गई ना, उसके इतना करीब आ गई कि उसने मुझे अपना जो प्रोडक्ट था वो बेचा और मैंने उसको पैसे दे दिए उसके बदले में, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं या
हो सकता है कि हम व्यापारियों के थ्रू जुड़े हों, यानी कि वहां पर जो नींबू मिर्ची बेचने आया है वो बड़ी बड़ी बोरियों में और ठेले ट्रक में लेके आया, उससे किसी ट्रेडर ने खरीद लिए हो, ट्रेडर जो है फिर रिटेलर को बेच दे रहा हो। यानी कि ये दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, जहां पर जो है उत्पादक हो सकता है, उत्पादक ही हो वो, पर हो सकता है वो कोई मिडिल पर्सन हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसने खेत में नींबू मिर्ची लगाए थे, हो सकता है उसने उससे खरीदे हो जिसने खेत में लगाए थे, हो सकता है कोई शुगर मिल से ला करके यहाँ बेच रहा हो, यानी कि ये हो सकता है। परंतु यहाँ पर कांटेक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा नजदीकी कांटेक्ट होगा, क्योंकि जो बेचने और खरीदने वाला है वो दोनों आपस में एक दूसरे को जो है कनेक्ट करेंगे तब खरीदेंगे। बाजार की विभिन्न दशाओं के आधार पर बाजार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक दशा में मूल्य निर्धारण जो है अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे, बाजार संरचना एक संगठित संरचना है जिसमें क्रेता और विक्रेता, माल और सेवा और उनके प्रति जो कंज्यूमर्स हैं उनके उत्पादक शामिल हैं। प्रति सेवा और उनके उपभोक्ता, है ना, ये सब उनमें शामिल हैं और उत्पादक भी शामिल है। थोड़ा सेंटेंस इन्होंने गड़बड़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ। बाजार एक संगठित संरचना है जिसमें क्रेता, विक्रेता, माल और सेवा और उत्पादक और उपभोक्ता, ये सब कौन है, ये सब यहाँ पर शामिल हैं। यानी कि ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। देयर आर बी कौन हो सकते हैं, वहां पर प्रोड्यूसर होंगे, वहां पर जो है बायर होंगे, वहां पर सेलर होंगे, वहां पर जो है कंज्यूमर होंगे। जरूरी नहीं कि जो खरीद रहा है वो कंज्यूम करता हो, कंज्यूमर अलग व्यक्ति है, ठीक है। हो सकता है कोई वहां से खरीद ला करके, वहां से व्यापारियों से खरीद करके थोक भाव में खरीद करके अपनी छोटी छोटी दुकानों पे लाता हो, तो अल्टीमेटली कोई वस्तु बन रही है तो वो किसके लिए बन रही है, कंज्यूमर्स के लिए बन रही है। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी, नहीं वो कंज्यूम करेंगे, फाइनली तो वही कंज्यूम करते हैं। कीमतों के गठन और स्तर को प्रभावित करने की क्षमता बाजार संरचना पर ही निर्भर करती है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार संरचना के प्रकार, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के आधार पर क्या होगा भाई, कंपटीशन क्या होता है, जहां पर आप जो है एक प्रकार से कॉम्पीट करते हो, यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार इसे कहा जाएगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाएगा। यानी जब किसी बाजार में क्या हो, कई सारे प्रोड्यूसर हो और कई उपभोक्ता हो, यानी दोनों के पास चॉइस है। मान लिया मैं बात करूं रिलायंस, जियो की बात कर लेते हैं, जियो, एयरटेल, ठीक है, वोडा, आइडिया, ये सब क्या है, ये है रिटेलर। ये कौन है, ये अपने फोन प्रोवाइडर हैं, ये नेटवर्क प्रोवाइडर है। और या उपभोक्ता 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के बाजार को प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। यानी जहां पर जो है बेचने वाले भी कई सारे हैं, मल्टीपल हैं, बेचने वाले मल्टीपल हैं और यहां पर खरीदने वाले भी मल्टीपल हैं, खरीदने वाले भी मल्टीपल हैं, एक से अधिक, ठीक है। यहां पर जो है जब बेचने वाले मल्टीपल हैं तो आप मुझे बताएं कि जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव, मतलब उनके लिए फायदे का सौदा होगा या घाटे का। जब यहाँ पर बेचने वाले कई लोग हैं, अब मान लिया हम आइडिया को देखें, हम जियो को देखें, तो जियो ने क्या किया था, फ्री में सब दे दिया था। तो सारी जो टेलीकॉम कंपनी थी उनके ऊपर दबाव आया था कि भाई अब हम कितना सस्ता कर दें, क्योंकि सब कन्वर्ट हो गए जियो पे, सिंपल सी बात है। तो अब उनको भी चीजें सस्ती करनी पड़ी थी, हालांकि बाद में अब सबको महंगी करनी पड़ गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर किसको फायदा हो गया, उपभोक्ताओं को। जब आपका जो बाजार होगा वो कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो यहाँ पर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहेगी कि मैं क्या करूं। जो उत्पादक वर्ग है वो क्या सोचेगा, उत्पादक वर्ग कम कॉस्ट पर क्या होगा, अधिक लाभ देने की कोशिश करेगा, अधिक लाभ देने की क्या करेगा, कोशिश करता है, ताकि जो मल्टीपल उपभोक्ता हैं वो इसके लिए आ जाएं, ठीक है। जो मल्टीपल उपभोक्ता हैं वो इसको खरीदने के लिए आ जाएं, यही कोशिश करेगा। तो ये शब्द स्वयं में बताता है कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत अधिक कंपटीशन होता है और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन किसके लिए अच्छा होता है, कंज्यूमर के लिए, उसको चॉइस मिल रही है। एक प्रोड्यूसर है जो कम कीमत पर अधिक फायदे दे रहा है, दूसरा है क्योंकि उसका बिक नहीं रहा, धंधा तो करना है,
तो कम से कम मार्जिन पे या हो सकता है कई बार लॉस पर भी वो अपने सामान को बेचने का प्रयास करने लगे। अप्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंपटीशन के बेसिस पे दो प्रकार के मार्केट होंगे, एक होगा प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव, और दूसरा होगा जहां पर कंपटीशन नहीं होगा, अप्रतिस्पर्धात्मक। ये एक अप्रतिस्पर्धात्मक बाजार है जहां पर उत्पाद का केवल एक ही विक्रेता है, जहां पर कौन है, यहाँ पर कोई भी जो है कंपटीशन नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सेल करने वाला है वो कौन है, ओनली वन, ओनली वन। यहाँ पर जो है खरीदने वाले कई सारे लोग हैं, ठीक है, कंज्यूमर तो होंगे ही। यहाँ पर जो बेचने वाला है, तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट के अंदर केवल और केवल जियो ही है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, देयर आर नो कंपटीशन, तो ये अपनी मर्जी से जितने चाहे रेट रखेगा, क्योंकि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। मान लिया जो सॉल्ट है वो अगर भारत के अंदर एक ही कंपनी बनाती, हालांकि दिस इज एसेंशियल गुड, ऐसा नहीं हो सकता, अगर लोग, अगर कंपनी नहीं बना रही तो सरकार विल अवेल दिस, सरकार कराएगी अवेलेबल। परंतु यदि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि जो नमक है वो एक ही कंपनी बनाती, तो ये तो मनमर्जी करता, यहाँ पर देयर विल बी अ सिंगल सेलर, कोई और नहीं। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इस फॉर्म को आप नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलोगे, या आप यहाँ पर इसको मोनोपोली भी बोल सकते हैं, जैसे हम एकाधिकार बाजार के अंदर पढ़ते हैं। यानी एक ही व्यक्ति की मोनोपोली चल रही है, ओनली वन, यानी मोनोपोली। मोनो मीन्स एक, पोली मीन्स अधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, एक ही व्यक्ति का अधिकार है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति का, बच्चे ये आई ही लिखा है मैंने, जियो है ये, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो इसे हम मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली के अंदर वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा, ना कि किसी और की मानेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन ये क्या है, प्रतिस्पर्धा शब्द का प्रयोग फर्मों के बीच पाई जाने वाली जो प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिद्वंदिता यानी पॉजिटिव होती है। एक तो हो गई कि भाई मैं तुझे, मतलब मान लिया, यहाँ पर आप देखेंगे कि जी, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक तो हो गया ये, जैसे क्लास के अंदर क्या होता था, क्लास के अंदर मान लिया 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में 2 बच्चे हैं जो आपसे बेटर है, आप थर्ड प्लेस पे आते हो, तो एक तो प्रतिद्वंदिता क्या हो गई कि आप इस साल इतनी मेहनत करोगे कि इन दोनों से आप आगे निकल जाओगे। दूसरा हो गया, एक हमारे मैथ्स के टीचर थे, वो बताते थे कि उनको एक बार इतना महा कंपटीशन किसी से हो गया मैथ्स में, तो वो सोचते थे कि ये दोनों क्या हो, मर जाएं, मतलब वो तीसरे नंबर पे थे, तो उन्हें लगता था कि ये मर जाए, तो ये क्या है, नेगेटिव कंपटीशन, कि आप किसी को मार के ये चाहते हो। जैसे एक वो था 3 इडियट मूवी में, वो पागल की तरह जो एक्टिविटी करते हैं बाद में, जो है ना वो जिनको हिंदी नहीं आती है, क्या नाम है उनका, तो वो क्या करते हैं, वो एग्जाम से पहले दिन सबके कमरों में मैगजीन्स रख जाते हैं ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो, तो इट इज नोन एज नेगेटिव कंपटीशन, ठीक है। आप उनसे आगे बढ़िए ना, आप उनसे आगे बढ़िए। तो यहाँ पर प्रतिद्वंदिता के लिए किया जाता है, परंतु शास्त्र में प्रतिस्पर्धा शब्द का प्रयोग बाजार की प्रतिस्पर्धा ढांचे के लिए किया जाता है। वैसे तो फर्मों के बीच कंपटीशन चलते रहता है, परंतु यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर ये प्रतिस्पर्धी ढांचे के लिए किया जाता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा तब होती है जब फर्मों द्वारा किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की शक्ति से एक फर्म का बाजार कीमत को प्रभावित करने का अधिकार जितना कम होगा, बाजार उतनी ही ज्यादा अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। यानी मान लिया जियो में उतनी पावर नहीं है, है ना, जियो में उतनी शक्ति नहीं है कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनको खींच सके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप ही एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा क्रिएट हो जाएगी, है? तो एयरटेल ने क्या कहा, एयरटेल ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना कोई भी फ्रॉड मैसेज आपके फोन पे नहीं आने दूंगा।
तो यानी मैंने अपने अंदर एक प्रकार की नई शक्ति को उत्पन्न कर लिया है। तो आप कहाँ स्विच कर जाओगे? आप एयरटेल पे स्विच कर जाओगे, कहोगे वाह, कोई भी हमें जो है बैंक का या इधर उधर का कोई फ्रॉड मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये अच्छा नेटवर्क है। ये क्या है? ये अच्छा नेटवर्क है जिसमें हम एक अलग टाइप का आ सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, हमें सिक्योरिटी मिल गई। तो यानी कि मोर कंपटीशन कब होगा? मोर कंपटीशन ये होगा कि अब एयरटेल ने किया, तो मान लिया जियो कहे कि मैं सबको जो है एक प्रकार से अगर नेटवर्क जाने वाला है कल, तो जैसे मैसेज आ जाता है जियो का, है ना, तो एयरटेल ने कहा कि मैं भी कुछ इस प्रकार का करूं जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो और ज़्यादा। तो यानी ये आपकी किसको प्रतिस्पर्धा जब होगी? जब फर्मों के द्वारा जो आपकी मतलब उनके पास ऐसी शक्ति हो, उनके पास ऐसी पावर हो, दूसरे से अच्छी बेहतर कुछ चीज़ें हो, तब ये होता है। तात्पर्य यह है कि जब फर्मों की कीमत को प्रभावित करने की शक्ति क्या होती है? शून्य होती है, तब बाजार को पूर्ण प्रतिस्पर्धी कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार से फुल कंपटीशन कहा जाएगा। जब सभी लोग क्या करेंगे? जब सभी लोग अपनी अच्छी अच्छी बातों को लेकर के चले आएंगे, ठीक है, तो इसे क्या कह दिया जाएगा? इसको फुल कंपटीशन कह दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कह दिया जाएगा? इसको फुल कंपटीशन कह दिया जाएगा। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है उनकी क्या विशेषता होंगी? इस बाजार में देखो, यहाँ पर दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर पूरा कंपटीशन है, तो यानी जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो दोनों बहुत ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों के पास में, क्योंकि यहाँ दोनों के पास में बहुत सारे चॉइस हैं, है ना, तभी तो दूसरा वाला पहले से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इनमें क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, मतलब कोई पागल नहीं बैठे हैं, इनको ये पता है कि जो ये पहला वाला बंदा है ये हमें क्या क्या दे रहा है, जियो हमें क्या क्या दे रहा है, एयरटेल हमें क्या क्या दे रहा है, इसे कितने में ये चीजें मिलती हैं, क्या इनको पता, यानी कि इनको फुल नॉलेज होगी। किसको? क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होगी, दोनों को ही। इस बाजार में समान वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नमक की, तो नमक आप देखो कि एक नमक है जो 10 रुपए का 1 किलो आ जाता है। अगर आप देखें एक नमक है जो 50 का 1 किलो आता है, एक है जो 150 का 1 किलो आता है। नमक माने नमक, तो फिर रेट क्यों? तो यानी रेट अलग क्यों? रेट अलग क्यों है भाई? रेट अलग इसलिए है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें करी गई हैं, एक्स्ट्रा गुण धर्म दिए गए हैं, एडवर्टीजमेंट वैसा किया गया है कि यदि तुमने ये नमक नहीं खाया तो तुम अपना जान जोखिम में डाल सकते हो। इसमें जो है ये इसमें कहेगा कि हिमालय से लाए हैं इसको निकाल करके, ठीक है, कोई कहेगा इतना बढ़िया रिफाइन किया है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आयोडीन है, इसमें ये है, इसमें वो है, कोई कहेगा बच्चों के विकास के लिए सबसे बढ़िया है, कोई कहेगा कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग चीजें गुण धर्म यहाँ पर दिए रहेगा, तो इसमें बेचा समान ही चीजों को जाता है, नहीं तो असमान को बेचेगा तो फिर तो रेट ही अलग हो गए। मान लिया एक नमक बेच रहा है, एक चीनी बेच रहा है, तो भाई फिर तो चीज ही अलग हो गई, दो तो दो चीजें अलग हो गई, फिर तो बात ही अलग हो गई। इस बाजार में वस्तु की कीमत में अंतर नहीं होता। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्ण प्रतिस्पर्धी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जैसे आप देखेंगे टाटा है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक आयोडीन करके आता था, ठीक है, एक जो है डांडी करके आता है, तो इनके सबके रेट एक समान ही होते हैं, इनकी कीमत में कोई अंतर नहीं होता। नहीं तो फिर जहाँ पे फुल कंपटीशन नहीं होगा वहां पर ये चीजें बदल भी सकती हैं, क्योंकि गुणधर्म बदल गए, रेट बदल गया, उनका तो कंज्यूमर ही अलग हो गया। ठीक है भाई, अंबानी अलग टाइप का नमक खाता है, हम अलग टाइप का नमक खाते हैं, ठीक है। तो इस बाजार में वस्तु कीमत में अंतर नहीं होता। इस बाजार में फर्मों का प्रवेश और निष्क्रमण स्वतंत्र होता है, यानी कि आप आ भी सकते हो इसमें और जा भी सकते हो। आप जो है फ्रीली आइए, फ्रीली इसमें जो है एंट्री करिए, फर्म कोई भी हो वो इसमें फ्रीली एंट्री करेगी, और जब जाए तो मोस्ट वेलकम। यानी कि यहाँ पर आप याद कर सकते हो कि आओ तो वेलकम, नहीं जाओ तो कोई गम नहीं है ना, ऐसा टाइप का, मतलब जाओ तो मतलब भीड़ कम टाइप की। तो यानी आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार आ गए तो अब इजिली नहीं जा सकते। इस बाजार में परिवहन और लागत,
परिवहन वगैरह की लागत पर शून्य खर्च होता है, नहीं तो क्या होगा यहाँ पर, नहीं तो रेट बढ़ जाएंगे अपने आप ही, है ना। तो यहाँ पर नहीं होता है इसमें। इस बाजार की वस्तु और उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी कि यहाँ पर ये कंप्लीटली मोबिल होते हैं, मोबिलिटी इनकी क्या होती है, कंप्लीट मोबिलिटी इनकी होती है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में कृत्रिम प्रतिबंधों, कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस को, या कोई भी ऐसा इंटरवेंशन, इसकी अनुपस्थिति पाई जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप प्रतिबंध लगा दोगे, मान लिया आपने कहा टाटा नमक बेचेगा, दांडी वाला नहीं बेचेगा, तो यू हैव लाइक यू आर रिस्ट्रिक्ट, आप रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आ गए हो, तो भैया फिर यहाँ कंपटीशन कैसा हो गया, हम बात कर रहे हैं फुल कंपटीशन की, तो फिर यहाँ पर कंपटीशन नहीं हुआ, ये तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, फिर क्या अकेला टाटा ही बेचे, फिर मोनोपोली हो गई ये तो, है ना। तो इसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस या किसी प्रकार के इंटरवेंशन की कमी पाई जाती है। इस बाजार में उत्पाद की पूर्ण लोचदार मांग होती है, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, गैर लोचशील नहीं होगी। ठीक है, इलास्टिक होगी यहाँ पर। अब इनमें से आपको एक दो ये दे करके पूछ लेगा यह किस बाजार की हमने विशेषता बताई है। ठीक है, इसमें कह देगा कि इसमें एंट्री एग्जिट फ्री है, दूसरा कह देगा इसमें इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, यह किस बाजार के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है, पूर्ण प्रतियोगिता है कि अपूर्ण है, क्या है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आती है बात मोनोपोली की। अभी हम किसकी पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे जहाँ पे कंपटीशन हो। कंपटीशन कहाँ होगा, जहाँ पर मल्टीपल टाइप के बायर सेलर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भैया जहां पर डायग्राम की आवश्यकता होगी पीयूष जी जरूर बताया जाएगा। ठीक है, ये कोई पहला बैच मेरा नहीं है, मुझे मत बताइए ना। ठीक है, जहां जहां पर डायग्राम की आवश्यकता होती है वहां पर डेफिनेटली आपको डायग्राम दिए जाते हैं ना। ठीक है, मोनोपोली मोनोज और पोलूस दो से मिलके बना है। मोनोज का मतलब है क्या, अकेला, और पोलूस का मतलब है विक्रेता। यानी मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, मोनोपोली का मतलब आपको बताएं, समझ में नहीं आ रही क्या चीजें, इतने इजी टर्मिनोलॉजी के साथ बच्चे समझ में नहीं आई क्या, बताएं किसी कोई संकट। सिंगल जहां पर जो है सेलर होगा, मोनोपोली सिंगल सेलर, तो इसमें तो कोई कंपटीशन है नहीं जहां पे सिंगल सेलर है। ठीक है कोमल, जहां पर आपको नोटिफिकेशन आता है बच्चे, ये टोटली टेक्निकल है, मुझे नहीं पता आपको क्लास क्यों नहीं दिख रही, आप अपना नंबर भेज देना, मैं टीम को दिखा लूंगी। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देखेंगे जब किसी व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो जाए मार्केट में कि भैया वो अपनी इच्छा अनुसार उसके रेट को तय करे, तो ऐसी स्थिति को एकाधिकार बाजार या मोनोपोली मार्केट कहा जाता है। मान लिया जाकर के जियो वाला इतनी सेटिंग कर ले, इतना सब कुछ कर ले, और गवर्नमेंट को कहे कि भाई देखो तुम सबको हटा दो, ठीक है, आई एम ओनली द सेलर, है ना, मैं ही रहना चाहता हूँ। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई साहब, तो सरकार ने तो क्या लगा रखा है हमारे यहाँ पे, ट्राई लगा रखा है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई ने आगे इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ट्राई ने कहा यू कैन नॉट डू दैट, आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, आप नहीं कर सकते ऐसा, ये नंबर मुझे उस पे भेजना, मेल पे, उस पे टेलीग्राम की, उस पे मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, नंबर नोट करूँ तुम्हारा, बताओ, उस पे भेज देना आईडी, अपनी ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर किया हुआ है, और ये ठीक, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आपको रेगुलेट किया जा रहा है। बट यदि ये ना हो और इसने जो है सेटिंग कर ली और इसने कहा मैं ही अकेला रहूंगा और मैं ही बताऊंगा कि मैं अपना 1 GB का पैक कितने में दूं, मतलब नो वन कैन इंटरवीन, नो वन कैन फोर्स मी, नो वन कैन दिस दैट, तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो ऐसे मार्केट को जहां पर अपने संबंधित शर्त हो, मूल्य हो, सब चीजों पर नियंत्रण किसने किया, जियो ने कर लिया, या किसी भी ऐसी फर्म ने कर लिया, किसी भी ऐसे उसने कर लिया, तो वहां पर इस सिचुएशन को मोनोपोली कहा जाता है। यहाँ पर कौन से टीन्स हैं जो कहते हैं एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, वह जिस वस्तु का उत्पादन करे उसके निकटतम स्थानापन्न ना हो, मतलब जियो का कोई भी सब्स्टिट्यूट ना मार्केट में हो, अन्य फर्मों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। हाँ जी, मोनोपोली और फुल कंपटीशन समझ में आया या नहीं, एक बार सभी बच्चे मुझे अच्छे से बता देंगे, फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, दुर्गा, कोमल, पीयूष, अरुण, ठीक है, आकांक्षा, सोनी, एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे समझा सकूं। मुझे बताएं कि अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, तो आप बता दोगे, लिख दोगे, समझा दोगे
या यदि मैं पूछ लूं मोनोपोली मार्केट इनमें से क्या होता है, तो क्या आप वहां पर मुझे समझा सकते हो बातों को, या जितनी चीजें बताई वो चीज आपको याद रह सकती हैं? एक बार सभी हमारे साथी बताएंगे कि यहाँ पर आपको कितनी चीजें। जी चलिए, रेशमा बिल्कुल, कोमल बिल्कुल, आगे और स्टूडेंट फटाफट से सभी कंपलसरी जवाब दें ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं अधिकार, यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर कि एकाधिकार का मूल्य और पूर्ति पर नियंत्रण। एकाधिकारी यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक है वो किसी वस्तु का जो प्राइस होगा, जैसे हम अभी टेलीकॉम की ही बात करें तो जो जियो वाले हैं वो उस अपने टेलीकॉम की कीमत और वस्तु की सप्लाई दोनों का एक साथ नियमन नहीं कर सकता। यदि वो वस्तु की कीमत निर्धारित करता है तो उसे उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। चलो ये तो टेलीकॉम वाला है बात। अब वो जगह जगह उसके कितने टावर लगा देगा, मान लिया हम जियो की बात करें, मान लिया हम रिलायंस की बात करें या हम इस माइक की बात करें, तो इसके प्राइस और इसकी जो कीमत है, इसका जो प्राइस है और इसकी जो सप्लाई है, उन दोनों पे कह रहे हैं कि ये दोनों को निर्धारित करता है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों को रेगुलेट नहीं कर सकता, यदि यहाँ की कीमत को निर्धारित करेगा तो उसे उपभोक्ता की मांग के अनुसार भाई आपूर्ति तो करनी पड़ेगी, यानी कि सप्लाई ऑफ दिस माइक या सप्लाई ऑफ दिस सिम, सप्लाई ऑफ द फोन करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वो वस्तु की पूर्ति निर्धारित करता है तो उसे पूर्ति की संपूर्ण बिक्री के लिए उपभोक्ता द्वारा एक्सेप्टेड कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। दोनों तत्वों का निर्धारण एकाधिकारी एक साथ नहीं कर सकता। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि वो प्राइस को भाई 100 रुपये कर रहा है या 200 रुपये कर रहा है, तो जितना भी कर रहा है उसके अनुसार उसे उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई कौन व्यक्ति है जो इसे खरीद रहे हैं 100 रुपये में, और यदि कोई व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा है जो 100 रुपये में डिमांड करता हो तो फिर हम इसकी कीमत को कुछ कम करें। यदि सबके पास इतना पैसा है तो हम इसकी कीमत को कुछ बढ़ाएं, यानी हम उसकी सप्लाई को इंश्योर करें। और यदि यहाँ पर ये दोनों चीजें कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो फिर हमें दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता है जो मोनोपोली व्यक्ति होगा, यानी कि जो केवल और केवल एक ही व्यक्ति होगा, एकाधिकारी ही होगा। ठीक है, जो एकाधिकारी होगा वो दोनों को एक साथ में नहीं लेके चल सकता। इसकी विशेषता क्या होंगी? सबसे पहली तो यही विशेषता है कि भैया देयर इज ओनली वन सेलर, केवल एक ही विक्रेता है इसमें। क्रेता इसमें अनेक हैं, यानी खरीदने वाले अनेक हैं इसमें, है ना, एक ही व्यक्ति है और खरीदने वाले अनेक। तो जिससे उस विक्रेता का बाजार पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है, क्योंकि वही वो आके मांगेंगे, एक ही व्यक्ति है देने वाला। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, उसने एक प्रकार की मोनोपोली को स्टैब्लिश कर लिया ऑन द मार्केट। इस बाजार में एक विक्रेता होने के कारण उस वस्तु के निकट स्थानापन्न अथवा वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव पाया जाता है, यानी कि हम कहें कि केवल और केवल जियो ही पाया जाता है। देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ एयरटेल, देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ जो है BSNL एंड ऑल, इसके कोई सब्सटीट्यूट एक जैसी दिखाई देने वाली चीज यहाँ नहीं पाई जाएंगी। लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट रहता है या इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं रहता। इस बाजार में विक्रेता का एकाधिकार रहेगा, मतलब यही एक अहम ब्रह्मास्मि टाइप का आदमी घूमता रहेगा और एकाधिकारी कीमत का निर्धारण स्वयं करेगा। ये कहेगा कि आई विल ट्राई एंड आई विल फिक्स द प्राइस। ठीक है, बिकॉज आई एम द ओनर, आई एम ओनली एंड ओनली सेलर इन दिस मार्केट, तो आई विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द वैल्यू, राइट। इसे बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि वेयर फुल कॉम्पिटिशन, जहाँ पे फुल कंपटीशन होगा देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यू फर्म, देयर विल बी फ्रीली एग्जिट, फ्रीली एंट्री, बट देयर इज नोट, राइट। इसमें क्या होगा, न्यू फर्म्स के एंट्री एग्जिट पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगा, आप नहीं आ सकते, मैं ही रहूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही रहूंगा अकेले। तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होगा, प्रतिबंध रहता है। इस बाजार की प्रवृत्ति अधिकतम लाभ अर्जन करने की होती है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट गेनिंग के लिए आया है, इसीलिए ये अपना जो है अकेला बना पड़ा है। यहाँ पे इस बाजार में वस्तुओं की कीमत सामान्यतः हाई रहती है, क्योंकि इसकी मर्जी है ना, जिससे मांग वक्र या औसत आय वक्र का ढाल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है।
मोनोपोलिस्टिक क्या करना चाहता है, अपनी वस्तु की सेल को बढ़ाना चाहता है अधिक से अधिक, क्योंकि अधिक से अधिक बढ़ाएगा तो ही तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा, चाहे उसे कीमत को घटाना पड़ जाए, है ना। इसका मेन पर्पस है कि नंबर ऑफ सेल मेरी बढ़नी चाहिए, चाहे मैं प्राइस थोड़ा बहुत अपना 19-20 कम कर लूं। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। एकाधिकार में सीमांत आय पदार्थ की कीमत से कम होगी, जिसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर इसने जो है कुछ छोड़ दिया है महाराज ने टाइप करना, ठीक है। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इसमें क्या होगा, इसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना डाइवर्स पाया जाएगा कि एक दूसरे को पूर्ण स्थापन नहीं कर पाते। मतलब जैसे जियो और इधर मान लिया मैं कह दूं MTNL, ठीक है, मतलब है एक ही जैसा मान लिया, बट इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है कि ये कह रहा है मैं अपना फोन भी निकाल दे रहा हूँ, मैं इंटरनेट भी दे रहा हूँ, ये कह रहा है मैं केवल कॉलिंग दे पाऊंगा, ठीक है, ये कह रहा है मैं तुम्हें सिक्योरिटी थ्रेट से भी बचा लूंगा, ये कह रहा है भाई ये सब मेरे बस का नहीं, ये कह रहा है मैं वाईफाई भी दे दूंगा, वाईफाई छोड़ो मैं तुम्हें एयर फाइबर दे दूंगा, मैं एक टीवी भी दे दूंगा, ये कह रहा है भाई मेरे बस की। यानी कि नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता या अपनी वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है, चूंकि उसे बाजार में अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसी अवस्था को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, यानी है कुछ नहीं, है एकाधिकार ही, पर एकाधिकार में भी प्रतिस्पर्धा बना रहे हैं। मतलब जैसे आप देखें कि कोई बच्चा है क्लास के अंदर, वो बहुत बढ़िया से पढ़ता है, अब उसे ये लग रहा है कि इस क्लास में तो मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया हुआ है, उस बच्चे ने अपने आप को इतना क्योंकि स्टैब्लिश कर रखा है अहम ब्रह्मास्मि के तौर पे, कि उसे पक्का पता है कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं 4, 5, 6, 7, 8 वो बिल्कुल नकारे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। तो ये व्यक्ति क्या होगा, इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बाकी सब एकदम निठल्ले नकारे है ना, नेगेटिव टाइप के लोग हैं। ये चाहे ये 100 में से जो है 35 मार्क्स लाता हो, इसी की पूरी धाक जमी हुई है, यही हाईएस्ट है, यही फर्स्ट आता है हमेशा, क्योंकि इनके तो एक एक ही नंबर आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो कुछ तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीखने की इसमें कोई क्षमता नहीं होगी, इसे लगेगा मैं तो बहुत होशियार नहीं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषताएं होंगी वो ये होंगी, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं बड़े, बट कोई भी नो परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है सब्स्टिट्यूट टिक ही नहीं पा रहा है। इसमें विभिन्न फर्मों का उत्पादन समरूप ना होकर निकट स्थानापन्न हो सकता है, परंतु ये निकट स्थानापन्न होगा, परंतु कंप्लीटली ये किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने देखा जो पूर्ण प्रतियोगिता था, पूर्ण प्रतियोगिता वहां पर क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या था, फुल कंपटीशन में खूब सारे बायर हैं, खूब सारे सेलर हैं, खूब इस बायर के पास देख रहा है खूब सारे सब्स्टिट्यूट हैं। फिर आ गया था मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में क्या था, ये एक ही है, ये खूब सारे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी है ये भी है, पर ये कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, एकदम नकम्मे है सब। इसमें जो है फर्मों को स्वतंत्र प्रवेश एवं निष्कासन होता है। आप मोनोपोली वाले को याद करें, मोनोपोली में क्या था, किसी की एंट्री एग्जिट था ही नहीं, देयर वर बी रेस्ट्रिक्शन। इसमें भी क्या था, इसमें स्वतंत्र एंट्री और स्वतंत्र निष्कासन यानी एग्जिट हो जाता था। इसमें विज्ञापन एवं विक्रय लागतों की उपस्थिति पाई जाती है, यानी कि खूब एडवर्टीजमेंट होगा। जैसे आप देखेंगे टाटा टीवी अपना कर रहा है, ताजमहल वाला भी कर रहा है, ठीक है, परंतु वो एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट है, तो हम इसे इसका एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। यदि मैं बात करूं कि भाई चाय में मान लिया हमने कहा कि बस टाटा टी ही एक अच्छी चाय है, बाकी सब रद्दी है गोबर, तो मान लिया बाकी सब एडवर्टीजमेंट कर भी रहे हैं, ले कौन रहा है उन्हें, लोगों के पास विकल्प हैं बट उन्हें ले नहीं रहे क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं है, है ना, ये है। तो इसमें उपस्थिति पाई जाती है, इसमें थोड़ी पाई जाएगी उपस्थिति, मोनोपोली में नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब है ही नहीं, कोई टिक ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि फर्म अपनी वस्तु की मात्रा
मात्रा कीमत में कमी करके ही बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अच्छे फुल वो हो ही नहीं सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी वस्तु की अधिक मात्रा कीमत में कमी। यानी कि अगर आपको अपनी अधिक चाय पत्ती बेचनी है तो आपको 2 रुपये पर केजी बेचना पड़ेगा। तो लोग जो है गरीब वो ले लेंगे बेचारे। औसत आय और सीमांत आय वक्र की ढाल भी इसमें ऋणात्मक होती है। एक हो गया ओलिगोपोली, जिसे हम अल्पाधिकार मार्केट कहते हैं, जिसे हम अल्पाधिकार मार्केट कहते हैं। बिल्कुल आपको नोट्स में चीजें लिखनी चाहिए बच्चे, सब लिखा है, आप थोड़ा सा उसे, जैसे ये सेंटेंस मेकिंग है पूरी तरीके से, आप इनमें से चीजों को कट कर सकते हो, है ना, ये कर सकते हो। क्योंकि विषय ऐसा है, मैं क्या करूँ, ये विषय थोड़ा ऐसा है, अगर इतिहास या भूगोल होता तो वहां पर थोड़ा सा बोर्ड वर्क का अधिक स्कोप रहता, कहानी सुनाने का अधिक स्कोप रहता, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पर आपको कहानी वानी सुनाने का बहुत स्कोप नहीं है, जहां पर आपको थोड़ा सा गंभीर होके चलना होगा। अब ये तो भाई आपकी चॉइस थी कि आपने लिया इसको, इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट से आपको ये बोर ही लगता होगा, है ना, नीरस सा है, कोई रस इसमें है नहीं, है ना, तो क्या करें। तो आप सेंटेंस फॉर्मेटिंग थोड़ी छोटी कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अपूर्ण प्रतियोगिता है यानी कि यहाँ पर है कंपटीशन तो है, बट यहाँ पर कैसा है, फुल नहीं है, है ना, फुल नहीं है, इनकम्प्लीट है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहेंगे जिसमें एक वस्तु के उत्पादन या बेचने वाली फर्में थोड़ी होती हैं। मतलब है तो कंपटीशन तो है बट काफी कम है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हैं सामने वो इनकम्प्लीट टाइप के लोग हैं। जब उत्पादकों या विक्रेताओं की संख्या 2 से 10 तक हो, यानी कि कितने हो, बहुत सारे ना हो, 100-200 ना हो, 2 to 10 हो, इस स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाएगा। जब विक्रेताओं के पदार्थ समान हो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहा जाएगा। माने यहाँ पर 2 to 10 हो सकते हैं आपके जो सेलर हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 2 to 10 हो सकते हैं। दूसरा, इनके जो समान हैं वो पदार्थ हैं वो बिल्कुल समान हो। मान लिया सारे के सारे नमक ही बेच रहे हैं, तो ये नमक क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर ये शुद्ध अल्पाधिकार है, यानी कि एक प्रकार से क्या है, प्योर ओलिगोपोली है, ठीक है, प्योर है ये। दूसरी ओर, जब विभिन्न विक्रेताएं और फर्मों के बीच विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड, एक दूसरे के निकट, इसको अपूर्ण अल्पाधिकार कहा जाएगा, यानी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर नमक में एक है मोटा नमक, मान लिया एक ही पदार्थ की बात करें, एक है डली वाला नमक, एक है काला नमक, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट है ना ये चीजें, परंतु है सारे नमक, ठीक है, परंतु क्या है, सारे के सारे क्या है, नमक हैं, सारे के सारे क्या है, सॉल्ट हैं। समझ गए बात, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, सॉल्ट हैं, डिफरेंट हैं पर सॉल्ट हैं, डिफरेंट हैं पर सॉल्ट हैं। तो इसलिए इनको कहा जाएगा कि भाई ऑल आर रिप्लेस बाय ईच अदर। हम काले नमक को पीस के बना सकते हैं नमक, हम जो है जो डली वाला नमक है उसको पीस के बना सकते हैं नमक, या उसको ऐसे डाल दो सब्जी में तो भी तो नमक का ही काम करेगा, ठीक है। जो व्हाइट वाला नमक है वो भी नमक। तो यानी ओके, ऑल आर डिफरेंशिएटेड बाय फॉर्म, फॉर्म के अनुसार सारे क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं हमें, पर है तो सारे एक ही, यानी कि एकदम से निकट स्थानापन्न है, निकट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। ऐसा नहीं मैं नमक की जगह चीनी बता रही हूँ, तो नमक की जगह चीनी यू कैन नोट टेक, कैसे ले लोगे आप, नमक का काम तो नमक ही करेगा, चीनी कैसे करेगी, नहीं। तो यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके अनुसार यहाँ पर जो है इसको आप अपूर्ण अल्पाधिकार, यानी कि अल्पाधिकार तो है परंतु एक प्रकार से इम्परफेक्ट है ना, इम्परफेक्ट अल्पाधिकार है, यानी कि अल्पाधिकार तो है, माने कि एक प्रकार से अधिकार तो है, पर काले नमक वाला और जो डली वाला नमक है, या मोटा नमक है, या सफेद नमक है, या पीला नमक है, या पहाड़ी नमक है, वोटेवर, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के निकट स्थानापन्न तो है परंतु एक दूसरे से पदार्थ क्या है, विभेदित हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है।
ये चीज आ गई आपकी। दुर्गा, अभी कैसा पढ़ाया जा रहा है बच्चे वो भी बता दें थोड़ा सा, है ना। अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं, यहाँ पर क्या होगा, इसमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है, माने एक दूसरा जो विक्रेता है वो इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पर क्या था, जियो वाले का एयरटेल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं था, तू अपना बेच में अपना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल जो भी 2 से 10 तक जितने भी, माने देखो एक हो गया तो मोनोपोली हो गया, इसलिए 2 से 10 है, 2 to 10 है, ठीक है। तो जो 2 to 10 विक्रेता हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। इस बाजार में जो भी एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है, जो भी विक्रय लागत लगेंगी उनका महत्व होता है। एडवर्टाइजिंग एंड जो सेलिंग कॉस्ट लगी उनका इंपॉर्टेंट महत्व है। फर्मों की सीमित कीमत नियंत्रण इस बाजार में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से प्राइस पे कंट्रोल होता है। जैसे वहां पर जो आपका ये था एक अधिकार, वहां पे कोई नो वन कैन कंट्रोल द प्राइस, कैसे कर लोगे भैया, वो तो अलग ही महाराज बने बैठे हैं। तो यहाँ सीमित नियंत्रण, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली से दबाया जाएगा, बट एक लिमिटेड वे में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मांग वक्र की अनिश्चितता ऐसे बाजार के लिए स्वाभाविक विशेषता बन जाती है। इस बाजार में विशेषताओं की अल्प संख्या, यानी कि विक्रेताओं की, यानी कि 2 से हो सकता है 5 हों, 6 हों, 8 हों, यानी कि एक प्रकार से बहुत कम संख्या पाई जाती है। इस बाजार में फर्मों द्वारा निर्णय लेने में पारस्परिक निर्भरता होती है, यानी कि नमक वाली जितनी कंपनी है आपस में बातचीत करेगी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि दोनों एक दूसरे, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। द्विअधिकार यानी ड्यूपोली मार्केट। ड्यूपोली मार्केट क्या होता है बच्चे, ड्यूपोली मार्केट का मतलब यहाँ पर हुआ कि भाई जिसमें अंततः बाजार में केवल 2 ही फर्म क्रियाशील हो। नमक बनाने के लिए एक दांडी कंपनी आ रही है, एक नमक आ रही है, वो आ रही है टाटा, यानी केवल 2 यहाँ पर क्या है, केवल 2। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण ये होता है कि प्रत्येक क्रियाशील व्यक्ति को अपने निर्णय के समय प्रतिद्वंदी की क्रियाओं और उनके प्रभावों में बड़ी सावधानी से विचार करना पड़ता है। मान लिया जो दांडी नमक वाला है उसने क्या क्या चीजें इसमें दी हैं, नमक दिया है, प्रोटीन, डायमंड, आयोडीन जो भी दिया है, तो टाटा को वो भी शामिल करनी पड़ेंगी और उसके अलावा कुछ और पॉजिटिव इसमें देना पड़ेगा, ताकि उससे 1 रुपया 2 रुपये बाजार का कीमत अधिक रख सके। तभी तो बताएगा कि उसमें ये है, मुझ में ये है, ठीक है। फिर ये इससे ज्यादा इंस्पायर होने की कोशिश करेगा। तो यानी यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति हैं इनको आपस में क्योंकि बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ना, बड़ा इन्हें जो है एक ही जैसे सामान देने पड़ेंगे और कीमत का थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में द्विअधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति केवल 2 ही उत्पादकों के द्वारा या 2 ही विक्रेताओं के द्वारा या 2 ही कंपनियों के द्वारा की जा रही हो। ऐसी फर्में यदि समान वस्तु का उत्पादन करती है और वस्तु की कीमत में समान रहती है तो ऐसी दशा को विशेष एकाधिकार कहते हैं। मैंने कहा नमक और दोनों जो हैं 10 रुपये 10 रुपये, तो भैया आपको दांडी का खरीदना है कि टाटा का, वो आप डिसाइड करोगे। दोनों में समान है, दोनों का प्राइस भी समान है, तो आप किसे लेंगे। द्विअधिकार बाजार की विशेषता, केवल 2 फर्में होंगी इसमें, केवल 2, 1 and 2, ठीक है। दोनों आपस में पारस्परिक रूप से निर्भर बनी रहेंगी। मूल्य निर्धारण में एक स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसने अगर बढ़ा दिया तो उसका बिकने लगेगा खूब, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से स्टेबिलिटी इन प्राइस पाई जाती है। दोनों फर्म एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। मांग वक्र, औसत वक्र एवं सीमांतर आय वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। एडवर्थ मॉडल यहाँ पर कहता है प्रत्येक जो डायपोलिस्टी है, यानी वो सोचता है कि चाहे जो कीमत निर्धारित करे उसका प्रतिद्वंदी अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। एडवर्थ ने यह भी बताया कि द्विअधिकारी में कोई भी निश्चित संतुलन नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज हिज ओन प्राइस। वो ये सोचता है कि भाई टाटा वाले को जो करना है चेंज करने दे, मेरा तो खरीदना ही बंद कर देंगे लोग, मतलब मैं नहीं कर सकता ये चीज़, मैं नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो यहाँ पर मेरे लिए स्थिति क्या हो जाएगी, एक प्रकार से मेरे लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मेरा यहाँ पर जरूर बंटाधार हो जाएगा, मेरा सामान कोई भी खरीदने नहीं आएगा।
बताएं यहाँ तक, क्या आप बताएं अपने कष्ट, जो भी कष्ट है। दुर्गा जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, वो आपने जवाब नहीं दिया, बताएं। जी बताएंगे बच्चे, कोई आपका सवाल। हम्म, बताएंगे एक बार कोई ऐसी, देखो अभी फिलहाल बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता होगा कि आपको एक जो डिस्कनेक्ट हो सकता है, आपको लगता हो, कोई इशू नहीं है, है ना। पर आपको भी तो क्लासेस के साथ साथ अपनी भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आपको नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी कोई भी क्लास सिलेक्शन नहीं कराती, ठीक है बच्चे। तो आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी जागरूकता के साथ थोड़ी सी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ले लीजिए, प्री का कम से कम, ठीक है। उसे देखिए क्या बना पा रहे हो आप, नहीं बना पा रहे हो, क्या है कितना है, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी सी देखते रहिए, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ में। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।